एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरेस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या क्या मिलेगा किसको पता है। हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए हैं। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं। आप कैसा पहचानेंगे? हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे? कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा? मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं? और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पर भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है, धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने? ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट लड़ना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं। वक्त यूजर को निकाल के सब में साफ लिखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और कोई और दूसरे मजहब का आदमी नहीं रहेगा। जब वहां पे वो एक्ट में ही है, तो यहां कैसे आप दूसरे लोगों को देंगे? आप एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप लाके क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं? क्या हम काबिल नहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए? आप हम लोग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं? हमारे ऊपर स्पाइंग करना चाह रहे हैं आप? 2014 में ये लोग सरकार में आ गए, 2014 से 2024 तक इनको समझ में नहीं आया कि ये ड्रैकोनियन लॉ है। इनको ये समझ में नहीं आया कि कम्युनिटी को अपीस करने के लिए लाया गया है। 2024 में फिर ये बिल इनको 2024 में इनको याद आ गया, वक्फ बोर्ड ड्रैकोनियन लॉ है, कम्युनिटी को अपीस कर रहे हैं। 2024 में याद आया। क्यों 2024 में याद आया? 10 साल क्यों आपको याद नहीं आया? 2024 में इसलिए याद आया क्योंकि 400 का नारा इनको दिए थे, 240 में निपट गए थे। इनको बिल्कुल मेजॉरिटी नहीं मिली थी। इनको अब समझ में नहीं आ रहा कैसे अपना वोट बैंक बढ़ाएं। इनको यह समझ में नहीं आ रहा कौन सा मुद्दा उछालें, तो इन्होंने वक्फ बोर्ड को लेके आया, इस एक्ट को लेके आके कम्युनल पोलराइजेशन करने का काम कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम अपीस कर रहे हैं, आप पोलराइज करना चाह रहे हैं। पूरे देश को, पूरी दुनिया को पता है पोलराइजेशन देश में होता है तो किसका फायदा होता है करके। कौन पोलराइज करता है, कौन धर्म की राजनीति करता है, कौन किसी एक कम्युनिटी को विलन बना के उसके खिलाफ में एक नैरेटिव बिल्डअप करने का काम करता है। और ये पूरी बिल मैं दावे के साथ कह सकता हूं और पूरे में तत्व के साथ, लॉजिक के साथ यहां पे अपनी बात रखूंगा, ये बिल टोटली फॉल्सिटी पे है, ये मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पे है। एक नैरेटिव बिल्डअप करने की पिछले 4 महीने से 6 महीने से कोशिश की गई है। इसमें सिर्फ ये नहीं, पूरा गोदी मीडिया लग गया इनके सपोर्ट में। इनका जो फेक फैक्ट्री है, बीजेपी की जो आईटी सेल है, पूरी लग गई ये कह रहे मिस इन्फॉर्मेशन फैलाने में। सर, ये जितने अमेंडमेंट्स अब लाए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस के खिलाफ हैं। ये 14, 25, 26, 30 को वायलेट करते हैं। ये इक्वलिटी बिफोर लॉ को वायलेट करते हैं। ये पैरिटी इन लॉज फॉर ऑल सेक्शंस ऑफ द पीपल को वायलेट करते हैं। वन नेशन वन लॉ हम नहीं कहते, वन नेशन वन लॉ का नारा बार बार ये लोग देते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। ये यूसीसी बार बार बोलते हैं, उसको ये वायलेट करते हैं। अगर इतना ही है, मैं आज भी यहां कह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं कह रहा हूं, एक मुसलमान एमपी उस कम्युनिटी के होने के नाते से मैं कह रहा हूं, इस देश में जितने समुदाय हैं, जितने धर्म हैं, उन तमाम रिलीजियस सेंटर्स, रिलीजियस एक्टिविटी सेंटर्स, धर्मस्थल जितने हैं, उसके गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरफ ये एक तरीके का लॉ होना चाहिए। सबको एक तरीके का लॉ रहने, हिंदूज को, मुसलमान को, सिख्स को, क्रिश्चियन को, पारसीज को, जोरेस्ट्रियंस को, सबको एक तरीके का लॉ बनाइए। आप क्यों घबरा रहे हैं उससे? बनाइए लॉ उसके लिए, पर्सनल लॉ छोड़ के बाकी के सब गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन में एक तरीका लॉ होना चाहिए। मैं आगे बताऊंगा और पार्लियामेंट के पटल पे मैं देखूंगा किस तरह से अलग अलग समुदाय में ये भेदभाव कर रहे हैं, किस तरह से ये टारगेटेड लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये अनफेयर लेजिस्लेशन है, किस तरह से ये मुसलमानों के खिलाफ का लेजिस्लेशन है। आप बार बार कह रहे थे मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। मैं दावे के साथ मैं कहना चाहता हूं, मैं आपके सामने प्रूफ दूंगा, यहां पे रखूंगा, ये बिल्कुल टारगेटेड लेजिस्लेशन है।
आप इस देश में आप ये मैसेज देना चाहते हैं कि यहां पे एक कम्युनिटी को बिल्कुल सेकेंड क्लास ग्रेड का सिटीजन हम बना के रखेंगे। आप जिस तरह के लॉस लेके आ रहे हैं वो धर्म के आधार पे आप लॉस लेके आ रहे हैं। ये पहला नहीं है। कल कोई सीएए एनआरसी की बात कर रहा था, यहाँ अमित शाह जी बैठे हैं। जब उस हाउस में हम लोगों ने सवाल किया था तो इन्होंने बोला था क्रोनोलॉजी से समझिए, ये सिर्फ सीएए नहीं है, इसके साथ एनआरसी और एनपीआर जुड़ेगा। जब इनसे सवाल पूछा गया था तो बोले नहीं, इससे लिंक्ड है। आप कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पे हम किसी की सिटीजनशिप छीन नहीं रहे, लेकिन धर्म के आधार पे आप सिटीजनशिप रोक रहे हैं। ये पहली बार हिंदुस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा हुआ है। मुझे नहीं लगता है कि कहीं ऐसा और हो रहा होगा। उसके बाद में 1991 का सेटल्ड क्वेश्चन है सर, 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का सेटल्ड क्वेश्चन है। उसमें इनके लोग हाई कोर्ट में चले जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं उसके खिलाफ। इनके पार्टी के ऑफिस बेयरर्स पिटीशन फाइल करते हैं 1991 प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में, और मंदिरों के नीचे मस्जिदें ढूंढने का काम करते हैं। आज अगर हमारे देश में हम खोदना शुरू कर देंगे, इतिहास में पीछे चले जाएं, तो किसके नीचे क्या क्या मिलेगा किसको पता है। हम इतिहास को खोदना नहीं चाहिए। बाकी के सारे देश आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं, तो हमें इतिहास में जाके खोदने का काम शुरू किए। अभी किरण रिजिजू जी ने बताया कि वक्फ का मायना क्या है। सर, वक्फ का माना दान है। इट एज सिंपल एज दैट। वक्फ का माना दान है। दान कोई भी किसी को भी कर सकता है। ये बार बार कह रहे थे कि 2013 में एनीबडी कैन डोनेट करके लेके आए। इनको शायद ये पता नहीं, हुजूर मोहम्मद प्रॉफिट मोहम्मद के जमाने में गैर मुसलमानों भी दान करते थे। बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर से जहां पे गैर मुसलमानों ने दान किया है। दान के लिए कोई रोक नहीं है। और ये दान का कॉन्सेप्ट सिर्फ हमारे धर्म में नहीं है, हम उसको वक्फ के नाम से कहते हैं, लेकिन दान का कॉन्सेप्ट हर मजहब में है। हिंदूज में है, सिख्स में है, क्रिश्चियंस में, दुनिया के हर मजहब में दान का कॉन्सेप्ट है। हमारे दान के कॉन्सेप्ट से बनाए हुए इदारों को गवर्न करने के लिए, एडमिनिस्ट्रेट करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए वक्फ बोर्ड बना है। ये बात फैलाई जा रही है, क्यों सिर्फ मुसलमानों को वक्फ बोर्ड चाहिए, क्यों हमारा बोर्ड नहीं चाहिए, क्यों सनातन बोर्ड नहीं चाहिए। इतना सोशल मीडिया में इसको फैलाया गया, मुसलमानों को अपीस करने के लिए वक्फ बोर्ड बनाए गए। शायद इनको पता नहीं, शायद ये बोलना भी नहीं चाहते। इस देश में एंडोमेंट बोर्ड्स हैं, इस देश में मुजरा डिपार्टमेंट्स हैं, इस देश में हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट्स हैं, इस देश में एसजीपीसी है, इस देश में बहुत सारे स्टेट्स में क्रिश्चियंस के लिए काउंसिल्स और कॉर्पोरेशंस हैं। हर मजहब के लिए है। हर मजहब के रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को गवर्न करने के लिए अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। टेंपल ट्रस्ट है, स्टेट से अलग अलग एक्ट्स बनाए गए हैं। आप ये क्यों भ्रम फैला रहे हैं? और ये सिर्फ कांग्रेस का अचानक बनाया हुआ मामला नहीं वक्फ का। आपने अभी कहा कि अंग्रेजों के जमाने में वक्फ को रेगुलेट करने के लिए कई एक्ट्स आए थे, उसको आगे बढ़ाते गए, उसमें अमेंडमेंट लाते गए, उसमें सुधार लाने के लिए कई अमेंडमेंट्स लेके आए। कांग्रेस ने उसको सुधार करने के लिए कई काम किया है। और 1995 में 2013 के एक्ट्स के बारे में ये बार बार जो बोल रहे हैं, वो बिल्कुल वक्फ बोर्ड को स्ट्रेंथन करने के लिए, वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए, एंक्रोचर्स को हटाने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए हम लोगों ने वो अमेंडमेंट्स लेके लाए थे और इनका पूरा सहयोग और सपोर्ट उसमें था। आज भी यहां पे बोल रहे थे कि वक्फ बोर्ड कोई भी जमीन को अपनी जमीन डिक्लेयर कर सकती है। क्या हिंदुस्तान में लॉ नहीं है? क्या रेवेन्यू रूल्स नहीं है? क्या प्रॉपर्टी रूल्स नहीं? मतलब कहीं पे भी हम टवल डाल दें और हमारी बना लें। हम ट्रेनों में चलते हैं, ट्रेनों में नमाज पढ़ते हैं, फ्लाइट्स में नमाज पढ़ते हैं, तो नमाज पढ़ ले तो क्या ट्रेन हमारी हो गई? क्या फ्लाइट हमारी हो गई? क्या वक्फ में उसको लिखवा दें? वक्फ को जो पावर दिया था, अगर वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, वक्फ बोर्ड के सामने कोई कंप्लेंट आता है, तो वक्फ बोर्ड उसकी तहकीकात करती है, उसकी इंक्वायरी करती है, उसके लिए सेट रूल्स हैं। शायद किरण रिजिजू जी को यह बात पता नहीं कि हर स्टेट उस इंक्वायरी कैसा कराया जाए, हर स्टेट के रूल्स अलग बने हुए हैं।
मैं वक्फ बोर्ड का मेंबर पिछले 6 साल से हूं सर, कर्नाटका में 6, अब 7वां साल कंप्लीट कर रहा हूं। तो वहां पे ये पूरा आपको पूरा इंक्वायरी तो बोले प्लीज प्लीज। पूरा इंक्वायरी होने के बाद में सर्वे कमिश्नर उसको सर्वे करता है, कलेक्टर उसको चेक करता है, फिर उसके बाद में स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट उसको वेरीफाई करती है, उसके बाद में वक्फ गेजेट उसके बाद में सरकार उसको गेजेट करती है। उसके बावजूद भी अगर कोई संतुष्ट नहीं है तो ट्राइब्यूनल में जा सकता है। अगर वहां भी कोई अगर वहां भी उसके खिलाफ अगर डिसीजन जजमेंट आता है, अगर वहां पे वो कन्विंस नहीं है तो वो कोर्ट में जा सकता है। आज ये कह रहे हैं कि कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, कोर्ट में बिल्कुल रिव्यू कर सकते हैं। अगर कोर्ट में रिव्यू नहीं कर सकते, तो हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में वक्फ के इतने केसेस कैसा हो रहे हैं। पहले तो प्रधानमंत्री कहते थे कि हम कपड़ों से पहचान लेते हैं, आप कैसा पहचानेंगे, हम कैसा डेमोन्स्ट्रेट करेंगे, कौन से कपड़े पहनना पड़ेगा, मैं टोपी पहन के जाऊं या दाढ़ी लगा के जाऊं, या कोई मेरे घर में सीसीटीवी कैमरा लगा के देखेगा मैं नमाज पढ़ रहा हूं या नहीं पढ़ रहा हूं, मस्जिदों में सीसीटीवी कैमरा लगाएगा, या और कोई तरीका होगा कि 5 साल कोई प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं पता करने के लिए, या नहीं कोई रिज्यूजी से मैं पूछना चाह रहा हूं क्या एक दूसरा डिपार्टमेंट खोलेंगे कि ये आइडेंटिफाई करने के लिए प्रैक्टिसिंग मुस्लिम है या नहीं, और वो जो सर्टिफिकेट देंगे उस पे भी मोदी जी का ठप्पा रहेगा कि ये मुसलमान है या नहीं करके बोल के। हाँ, मोदी जी की फोटो भी लगा देंगे उस सर्टिफिकेट पे। सर वक्फ बाय यूजर की बात, तो सबसे बड़ा मार जो इस बिल में ला रहे हैं वक्फ बाय यूजर, क्यों ये ला रहे हैं सबको पता है। इनकी सारी की सारी जो है निगाह संपत्ति पे है, जमीन पे है, लैंड पे है, धारावी पे में किसको दिया है उन्होंने, करोड़ों के भाव पे किसको दिया। कल मैं टीवी डिबेट पे था, एक जेपीसी की मेंबर थी इनकी मेरे साथ में, वो कह रही थी कि हम लैंड मोनेटाइज करेंगे। तो समझ में आ गया मोनेटाइज करके किसको देंगे। तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है सर, इस देश में, हमारा देश प्राचीन देश है, इस देश में अलग अलग टाइम अलग अलग धर्म के स्थल बने हुए, हमारे देश में इतने किंगडम्स थे, राष्ट्रकूटा से लेके मौर्य से लेके चेरास, कदम्बास, विजयनगर एम्पायर, अशोका सम्राट का पता नहीं क्या कितने थे, बादशाहें थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। यहाँ पे सिर्फ मस्जिद की बात नहीं था, इस देश में बहुत खूबसूरत मंदिरें बने, जबरदस्त मॉन्यूमेंट्स हैं देखने के लायक, गुरुद्वारास हैं, चर्चेस हैं, मस्जिद हैं। अगर आप 400, 500, 600 साल पुराने इमारतों के कागज पूछेंगे, तांबे में, पीतल में जहां लिखा था, कहां से ढूंढ के लाएंगे। उसका प्रूफ सिर्फ ये है, ये हर समुदाय के लिए सही है कि those properties, those institutions exist even today and they are in long usage. That is the proof of that being in waqf. There is waqf by user, there is temple by user, there is gurudwara by user, there is church by user, there is mata by user, there are so many religious institutions by user. किसका प्रूफ मांगेंगे। जब हमने बोला तो ये बोले कि हम प्रोस्पेक्टिवली अब ये करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं देखेंगे। भाई जो रजिस्टर्ड नहीं है वक्फ बाय यूजर, अगर 200-300 साल पुरानी है तो उसको कैसा मानेंगे आप ये कह रहे हैं कि और दूसरा उसमें ये बोल रहे हैं कि डिस्प्यूटेड है। तो मैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहा था, अगर डिस्प्यूटेड है, गवर्नमेंट है, तो फिर हम नहीं करेंगे। बट डिस्प्यूटेड कैसा है, डिस्प्यूटेड तो एक ही थी, वो बोले थे अयोध्या का मसला छोड़िए बाकी के पूरे इसमें आ जाएंगे। आप कैसा डिस्प्यूटेड पुराने इदारों के डिस्प्यूट कैसा हो जाएगा। ये खोज रहे हैं बार बार देश में दंगे फसाद करवाने का, ये डिस्प्यूट लड़ना, दंगे फसाद करवाना, अपना वोट बैंक क्रिएट करने की राजनीति कर रहे हैं वक्फ बाय यूजर को निकाल के। आप ये कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर ऐसा ही रहेगा जो रजिस्टर्ड है, और दूसरी तरफ कह रहे हैं कि पोर्टल हम नया ला रहे हैं और उस पोर्टल में हर एक वक्फ को फिर दोबारा रजिस्टर करना पड़ेगा। भाई वक्फ बाय यूजर वो रजिस्टर्ड हो गया था, सीधा उठा के डाल लीजिए उसमें, आप फिर दोबारा उनको क्यों रजिस्ट्रेशन करें। आप चाह रहे हैं कि फिर वो दोबारा पेपर उससे मांगे, आप पेपर ना दें, फिर आपके लोग जाके दंगा फसाद करें और आपका वोट बैंक बढ़ता रहे। ये आपका वो है। सर तीसरा ढांचे की बात कर रहा हूं मैं,
ये बहुत जोर जोर से रिजू जी बोल रहे थे कि ये सेक्युलर कैरेक्टर है वक्फ बोर्ड का सेक्युलर कैरेक्टर है। वक्फ बोर्ड सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस नहीं देखती है, वक्फ बोर्ड रिलीजियस अफेयर्स में भी दखलंदाज करती है, रिलीजियस अफेयर्स भी देखती है। अगर आपको इतना ही है, अगर आप कह रहे हैं, अगर मैं आपकी बात भी मान लूं, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हिंदू रिलीजियस एक्ट के तहत जो इंस्टीट्यूशंस बने, एंडोमेंट एक्ट, मुद्रा डिपार्टमेंट, प्लेसेस ऑफ हिंदू रिलीजियस प्लेसेस एक्ट, एसजीपीसी और अलग अलग समुदाय के जो इदारे जो बने हैं, क्या उसमें एक मुसलमान, एक सिख, एक बुद्धिस्ट, एक जैन को आप रखेंगे? क्या मुझे रखेंगे आप उसमें? आप मुझे रखेंगे आप उसमें? ये बिल्कुल मेरे राइट के खिलाफ है, जो कॉन्स्टिट्यूशन मुझे जो राइट देता है उसके खिलाफ है, और इसको लेके काफी जजमेंट भी है। दूसरा सर, मैं उसके सारे को, और ये जो कह रहे हैं, और ये जितने यहाँ पे हैं, यहाँ पे बिहार हिंदू रिलीजियस ट्रस्ट एक्ट, मद्रास हिंदू रिलीजियस एंड एंडोमेंट एक्ट, उड़ीसा का, तमिलनाडु का, उत्तर प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का, सब में साफ लिखा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हिंदू वहां रहेंगे और कोई और दूसरे मजहब का आदमी नहीं रहेगा। जब वहां पे वो एक्ट में ही है, तो यहाँ कैसे आप दूसरे लोगों को देंगे? आप एक्चुअली क्या प्रूव करना चाह रहे हैं? आप लाके क्या हमारे ऊपर भरोसा नहीं? क्या हम काबिल नहीं हमारे इंस्टीट्यूशंस को चलाने के लिए? आप हम लोग को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाह रहे हैं? हमारे ऊपर स्पाइंग करना चाह रहे हैं आप? सर, सीईओ को लाने की बात थी कि मुस्लिम सीईओ नहीं रहेगा, दूसरा रहेगा। वहां पे भी मैं तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के मैं एक्ट बताता हूं, वहां पे भी यह कहा गया कि सर फाइनली सर प्लीज फाइनली नहीं सर, मैं थोड़ा टाइम लूंगा, खत्म करें। नहीं फाइनली अब 25 मिनट हो गए सर, फाइनली सर, फाइनली प्लीज डू नॉट टेक सर नहीं फाइनली 3-4 इश्यूज के बारे में बोलूंगा सर। रिजू जी कल भी बोले, आज भी बोले, 123 प्रॉपर्टीज को लेके भ्रम फैलाया जा रहा है। ये सारे के सारे 123 प्रॉपर्टीज आके या तो दरगाह है, या तो मस्जिद है, या तो कब्रिस्तान है, या तो ईदगाह है। ये झूठ है। ऑथेंटिकेट करो, ऑथेंटिकेट करो, उसकी लिस्ट में आपको देना चाह रहा हूं। ऑल